नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नवीन शैक्षिक व्यवस्था और आगामी शिक्षा सत्र के विषय में। मित्रों, अगर हमारे देश को, जो कि सबसे युवा देश है पूरी दुनिया का, तेज़ी से प्रगति के पथ पर बढ़ना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है शिक्षा का, एजुकेशन का। क्या व्यवस्थाएं परिवर्तित होने जा रही हैं? 34 वर्ष के बाद शिक्षा नीति में किस तरह के बदलाव किए गए हैं? इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? किस तरह के परिणाम आने वाले हैं? इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है बरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री विनय कुमार जी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। बीएसए साहब, चूँकि समग्र शिक्षा अभियान इस समय संचालित है और समग्र शिक्षा अभियान के कई उद्देश्य हैं, कई लक्ष्य हैं। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि समग्र शिक्षा अभियान क्या है और किस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। पहले जो हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत दूर दूर से प्राइमरी स्कूल बहुत दूर होते थे, उन स्कूलों को गांव-गांव में स्थापित किया जाए जी। इसके लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान चलाया था कि हम जनपद में या प्रदेश में, ये क्योंकि भारत सरकार की योजना है, तो हर स्तर पे हर 1 किलोमीटर या फिर जो है 300 की आबादी हो, वहाँ पे प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए। और अगर जो है 3 किलोमीटर और जो है 700 की आबादी है तो वहाँ पे उच्च प्राथमिक विद्यालय हो। अच्छा। इसको लेते हुए जो है सरकार ने, भारत सरकार ने जो है सर्व शिक्षा अभियान चलाया, जिसके तहत आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में अब हमारे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय से सभी क्षेत्र संतृप्त हो गए हैं जी। अब क्योंकि जो बच्चों को आधारभूत सुविधाएं मिलना चाहिए, चाहे वो स्वेटर हो, जूता मोजा हो, बैग हो, जो सरकार ये सब चलाती है, वो जो बजट भारत सरकार का मिलता है वो हम लोग समग्र शिक्षा अभियान के तहत पाते हैं जी। उन योजनाओं से बच्चों को लाभान्वित करते हैं जी। जिससे कि बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकें। जी, सरकार का संकल्प है कि सब पढ़ें और सब बढ़ें। जी। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कई परिवर्तन किए हैं नई शिक्षा नीति में, चूँकि 34 वर्ष लगे हैं शिक्षा नीति में बदलाव की जो व्यवस्था है उसे आने में। एक लंबा समय लगा है। जी, 1986 के बाद जी ये शिक्षा नीति जारी की गई है और निश्चित रूप से बहुत ही इसमें बदलाव किए गए। जैसा कि अभी आपने देखा भी होगा कि उसमें प्रथम 5 वर्ष बच्चों को जो है उसके बेसिक बुनियादी जो शिक्षा है उससे जोड़ा जाए जी। और दूसरा जो है 3 साल का है प्रीपेटरी शिक्षा, जिसमें जो है बच्चों को प्राथमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था दी जाए और फिर जो है 3 साल जो है उच्च प्राथमिक स्तर की और उसके बाद 4 साल जो है माध्यमिक स्तर की, यानी 5+3+3 की जो व्यवस्था है वो इस तरह से है। जी जी। और इसमें क्योंकि मातृभाषा में बच्चों को जो है शिक्षा व्यवस्था देनी है, उनको उनकी मातृभाषा में बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, इस पे विशेष जोर दिया गया है। साथ में हमारे जो टीचर्स हैं उनको विशेष प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। रेमेडियल टीचिंग की जो है विशेष ध्यान दिया गया है ताकि जो हमारे मुख्य धारा से बच्चे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं, उनको हमेशा मुख्य धारा में लेते हुए ही आगे बढ़ने की बात की गई है। जी, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, राष्ट्रभाषा, इन तीनों को सम्मिलित रूप से जी शिक्षा की आरंभिक स्तर से ही विद्यालयों में लाने की बात कही जा रही है। जी जी। तो स्थानीय शिक्षा और राष्ट्रभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा के साथ जो मातृभाषा की बात कही जा रही है, इन तीनों को कैसे समाविष्ट किया जाएगा? क्या योजना है सरकार की? होता क्या है कि जो है बच्चों को सरकार इसलिए जो है मातृभाषा में विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि बच्चे की जो मातृभाषा होती है उसमें सीखने की क्षमता ज़्यादा होती है। जी। उसके इतर अगर किसी और भाषा में हम लोग जो है बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर उनको जो है शिक्षा व्यवस्था दी जाएगी तो उनको ज़्यादा दिक्कतें होंगी, क्योंकि मातृभाषा में बच्चे की बोल चाल, रहन सहन सब कुछ रहता है, तो उसमें जो है वो उन शिक्षा व्यवस्था में ज़्यादा बेहतर जो है अनुभव करेंगे, ज़्यादा बेहतर सीखेंगे। जी जी। 5+3+3 की जो व्यवस्था है इसके विषय में थोड़ा बताइएगा कि शुरू के जो आरंभ के 5 वर्ष हैं, 5 वर्ष का शिक्षा सत्र है वो किस तरह का होगा और किस स्तर तक इसमें की शिक्षा दी जाएगी? नर्सरी से लेके वो चाहे केजी हो, चाहे नर्सरी हो, चाहे एलकेजी हो, 1 और 2, ये इतने जो है हमारे जो है 5 साल की बुनियादी शिक्षा है,
उसके बाद 3, 4 और 5 ये प्राथमिक शिक्षा में रखा जाएगा जी और उसके बाद फिर जो है उच्च प्राथमिक में जी 6, 7, 8 और फिर 4 साल का माध्यमिक कोर्स। जी जी कक्षाओं के हिसाब से जी ये जी 3 एक तरह से सत्र हाँ, बनाए गए 5 हैं। फिर 3 + 3 + 4। जी सर, ये भी कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम जो है वो कक्षा 1 के बाद शामिल हो जाएगा। तो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम क्या है और इसको शामिल करने के पीछे, कक्षा 1 में शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है सरकार का? भारत सरकार की जो एनसीईआरटी संस्था है, एनसीईआरटी, उसके द्वारा इसी तरह से हमारे यहाँ स्टेट की संस्था है एससीईआरटी। तो सरकार ने निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो है एनसीईआरटी की किताबें हम लोग जो है बच्चों को उपलब्ध कराएं, जिससे कि बच्चे उससे बेहतर पढ़ सकें। जी इस समय सरकार ने, क्योंकि जो है क्लास 1 के लिए जो है ये किताबें जो है अगले सत्र से शुरू होंगी, उसके लिए हम लोगों ने जितने भी हमारे टीचर्स हैं उसमें टीचर्स की, मास्टर ट्रेनर की जो है ट्रेनिंग भी हो गई है और उसके बाद जो है यहाँ पे जनपद स्तर पे जो है इसकी ट्रेनिंग कराई जा रही है और अगले साल से ये 1, 2, 3 इस तरह से क्रम में ये जो है लागू की जाएंगी। जी पाठ्यपुस्तकों की जहाँ तक बात है तो सुहानी मौसी एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है जिसके माध्यम से बच्चों को सिखाने और पढ़ाने की बात कही जा रही है। जी जी बताएं ये क्या है सुहानी मौसी कैरेक्टर और इसका बच्चों की किताब से क्या लेना देना जी है? जी ऐसा है कि जो हम लोग अभी बता रहे हैं कि एनसीईआरटी की किताबें लागू की गई हैं, जी उसी में जो हमारा हिंदी की किताब है रिमझिम, जी उसमें का जो लेसन है वो है सुहानी मौसी। और क्योंकि बच्चे जो है चाहे वो जो भी जानवर हों उनसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिक रूप से लगाव रहता है, जी जी इसलिए उसको, उस कैरेक्टर को रखा गया है जिससे बच्चे जो है ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ सकें और उसका आनंद ले सकें। जी एक कविता भी पाठ के आरंभ में रखने की बात कही जा रही है इस पुस्तक में। जी जी तो कविता के माध्यम से क्या, किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, किस तरह सिखाना चाहते हैं? देखिए एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, चाहे वो गणित की हों, चाहे हिंदी की हों, चाहे वो इंग्लिश की हों, हर किताबें निश्चित रूप से एक जो वहाँ की पूरी संस्था है वो बनाती है और उसमें गद्य और पद्य दोनों को ध्यान में रखते हुए रखा जाता है। जी तो कहीं ना कहीं वो कविता के माध्यम से भी बच्चे जो है सीखेंगे, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। जी तो उसमें जो है कविता की भी बात है और पद्य की भी बात है, कहानियों के द्वारा भी है, तो दोनों का समावेश बहुत अच्छा है। यानी खेल खेल में सिखाने की जो प्रक्रिया है जी उसको पूरी तरह से परिणाम प्राप्त करने के लिए अप्लाई किया गया जरूर है। जरूर जी जी अंग्रेजी की जो पुस्तक है जी उसका भी विशेष नाम दिया गया है, मेरी गोल्ड। जी जी मैरी गोल्ड। वाकई में बहुत ही सुंदर नाम है। जी जी इस नाम को देने के पीछे क्या उद्देश्य है और किस तरह की अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं बच्चों को? निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं कि हिंदी बाहुल क्षेत्र में अंग्रेजी पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और उसके लिए जो है बहुत ही आकर्षक वो मेरी गोल्ड किताब भी है, हम लोगों ने अभी देखा है। जी आपकी चाहे वो गणित की जादू हो, मेरी गोल्ड हो, रिमझिम हो, ये सभी किताबें हम लोगों ने देखा है और निश्चित रूप से जब बच्चे उसको पढ़ेंगे तो चाहे उसका एनसीईआरटी का जो लिखने का तरीका हो, कॉन्सेप्ट हो, बहुत क्लियर रहता है। किताबों के नाम भी बहुत आसानी से याद कर पाएंगे। जी 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 निश्चित रूप से वो बहुत आकर्षक भी है। जी जैसे गणित की किताब है उसका नाम जादू है। जी गणित का जादू। गणित का जादू। हाँ जी इसी तरह से मैरी गोल्ड जी है। कहीं ना कहीं वो आकर्षक भी बनते हैं और ये ना हो कि इंग्लिश है तो उससे भगें, मेरी गोल्ड वो आकर्षक है, उससे बच्चे कहीं ना कहीं उनसे लगाव भी होगा। जी जी जो नई शैक्षिक व्यवस्था है या ये कहें शिक्षा सत्र को जिस तरह से बांटा गया है 5+3+3 में, जी तो जो शुरुआत की 5 वर्ष की शिक्षा है बच्चों जी, को, जी। उस बच्चों को जो उस समय शिक्षा देने की बात कही जा रही है, उस सत्र के लिए कुछ विशेष नाम दिया है आपने। जी बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा। जी तो बुनियादी शिक्षा से हमारे दर्शक क्या समझें, किस तरह की बुनियादी शिक्षा बच्चों को दी जाएगी, किस तरह आप उन्हें पढ़ाएंगे और क्या क्या बातें उन्हें सिखाएंगे शुरू के 5 वर्षों में? देखिए 5 साल का जो ये कोर्स है, पहले हम लोग जो चलाते थे, क्योंकि अभी तक जो हमारे यहाँ चलता था वो कहीं ना कहीं 1 से लेके 8th तक जो है चलता था, जी 1 to 8th। तो अब उसमें प्री प्राइमरी भी रख लिया गया है, जो जैसा कि आप जानते होंगे कि ग्रामीण क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र होते थे, जी तो वहाँ पे खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता था और
आंगनबाड़ी केंद्र से जोड़ा जाता था। तो इस तरह से अब जो आपने दूसरा एक पार्ट शहर में भी देखा होगा कि जो है तमाम प्ले स्कूल खुले हैं जी। अब उनको जो है क्योंकि सिलेबस में ले लिया गया है और वो क्लासेज चलेंगी, तो उन बच्चों को भी जो है स्कूल से जोड़ा जाएगा जी। और खेल खेल में जो है बच्चों को बुनियादी जो उनकी एक तरह से कहिए नींव है उसको बहुत बेहतर किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा। यानी प्ले ग्रुप की जो शिक्षा अभी तक शहरों में सीमित थी वो अब सरकार के प्रत्येक विद्यालय में पहुंचा दी गई है जी। और उसको शुरू किया जाएगा। उसके माध्यम से बच्चों में जो बुनियादी शिक्षा है उसको मजबूत करने का इरादा है सरकार का और आपके विभाग का। जी। जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनका भी कायाकल्प किया गया है। जी जी। कई सुविधाओं से जोड़ा गया है। जी। किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें? हम देखते हैं कि जो स्थापित ढांचा था या जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था उसमें परिवर्तन किए गए हैं। जो विद्यालय के अंदर की सुविधाएं हैं उनमें कई परिवर्तन किए गए हैं। क्या लक्ष्य है आपका और किस तरह के परिवर्तन कर रहे हैं? देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बड़ा मतलब एक तरह से विशेष कदम उठाया गया कि हम लोग जो है पहले इतना बजट नहीं होता था कि हम लोग अपने भौतिक संसाधन को बहुत बेहतर कर पाएँ जी। इसलिए कहीं ना कहीं जो है जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं उनसे हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कायाकल्प योजना चलाई गई जिसमें हमारे जो जिला अधिकारी वर्तमान हैं नीतीश कुमार सर, इन्होंने भी इनके द्वारा ही सबसे पहले श्रावस्ती ज़िले में इस योजना को जो है चलाया गया था। और आपने देखा होगा कि दोनों विभाग का समन्वय, ग्राम पंचायती राज विभाग और बेसिक शिक्षा विभाग, जी जी, दोनों विभाग के समन्वय से 14 पैरामीटर्स में हम लोगों ने बहुत बेहतर काम किया। और आपको मैं बताऊं कि 14 पैरामीटर से इतर भी हम लोगों ने चार दीवारी जो 14 पैरामीटर्स में नहीं थी, लगभग 752 विद्यालयों में बरेली में चार दीवारी का निर्माण किया गया। 517 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के हैं और लगभग 35 से 40 विद्यालय जो है नगर क्षेत्र के हैं। अच्छा। जिसमें हम लोगों ने स्मार्ट क्लास चलाने का काम किया है। और इसके साथ साथ जो एक तरह से खेल से बच्चे वंचित थे उसमें जिलाधिकारी महोदय ने विशेष योगदान करके पूरे जनपद में अभी 75 मनरेगा पार्क बनाया गया और आगे भी उसमें जो है हम लोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी बनवाई जा रही हैं। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि बरेली जनपद में कई ऐसे विद्यालय हैं कि प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में वो अपना स्थान जो है प्राप्त करेंगे। जी जी जी, प्रथम स्थान। और मैं आपको बताऊं कि इसके साथ साथ जो हमारे 14 पैरामीटर्स हैं, हमारे पास जो है 112 नगर क्षेत्र के विद्यालय हैं जी। और 2373 जो है ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं। उन विद्यालयों में लगभग हम लोग 90% काम करा चुके हैं। 10% जो हमारे नगर क्षेत्र के विद्यालय हैं उसमें भी बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। और आपने देखा होगा कि पूरे जनपद में कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जो कहीं पे न लगे कि ये कॉन्वेंट विद्यालय नहीं है। जी जी, यानी कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देने के लिए अब हमारे प्राथमिक विद्यालय तैयार हो रहे हैं। जी, पूरी तरह से तैयार हैं। और आज अब विद्यालय क्योंकि खुल गया है तो उसमें बच्चे भी जो है बहुत उत्साहित होकर वहाँ जा रहे हैं। जी, एक दौर था जबकि स्कूल ड्रॉपिंग की बात कही जाती थी, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। जी, या तो ये कहें हम सुविधाएं कम थी या ये कहें कि शिक्षा का माहौल नहीं था, कुछ तो वजह रही होगी। जरूर। अब समय बदल रहा है। जी जी। और ऐसे भी कई उदाहरण हमारे समाज में शिक्षकों ने प्रस्तुत किए हैं जबकि कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे अब प्राथमिक विद्यालयों में आ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से ड्रॉप आउट पे हम लोग बहुत बेहतर काम करते हैं। और भारत सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की ये लक्ष्य है कि हमारा कोई भी बच्चा ड्रॉप आउट ना हो, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना हो, सबको मुख्य धारा में जोड़ा जाए। और इसके लिए कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि हो सकता है वहाँ आकर्षक विद्यालय न रहा हो सकता है कि अभिभावक छुड़वा देते रहे हों अज्ञानतावश। तो कई कारण उसके रहे होंगे ड्रॉप आउट के। लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इस समय बरेली जनपद में लगभग 17,000 के आसपास हमारा नामांकन बढ़ा है पिछले साल से। और उसमें से 7 से 8,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि बरेली जनपद के बहुत बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों ने वहाँ से नाम कटवा के और जो है प्राथमिक स्कूल में लिखवाया है। जी जी। तो वो कहीं ना कहीं से ये लग रहा है कि हम लोगों ने अगर उस परिवेश को बेहतर किया है,
उस वातावरण को, भौतिक वातावरण को बेहतर किया है, तो उसका परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। और लोगों में शिक्षा और बेसिक शिक्षा विभाग के प्रति विश्वास भी बढ़ा है। जी, यानी जो परिवर्तन की बयार है वो चल रही है इस समय, निश्चित रूप से। और जहाँ तक परिवेश की बात है, जो विद्यालयों का परिवेश है उसको सुधारने के लिए आपने बताया कि कई काम किए गए हैं, वो चाहे फिर डिजिटल लाइब्रेरी की बात हो, खेल के मैदान की बात हो, या फिर कंप्यूटर शिक्षा की बात हो। ये और हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नई व्यवस्थाएं हैं कायाकल्प के तहत की जा रही है विद्यालयों में, ये कुछ चुने हुए विद्यालयों में की जा रही हैं, शहरी क्षेत्रीय विद्यालयों में है, या फिर रिमोट एरिया में जो विद्यालय हैं वहाँ तक इन सब सुविधाओं को पहुँचाया जा रहा है? कायाकल्प योजना के तहत हम लोगों ने जब काम करना शुरू किया तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को लिया गया जी, क्योंकि ग्राम पंचायत से जो है 14वें वित्त और 15वें वित्त से और कुछ पैरामीटर्स जो है बेसिक शिक्षा विभाग को करने थे जी। हम लोगों ने लगभग 7-8 पैरामीटर्स हम लोगों ने किए, बाकी जो है ग्राम पंचायत ने किए। और उसी आधार पे महानिदेशक महोदय ने, क्योंकि बेहतर रिजल्ट जब दिखा तो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र से के बाद उन्होंने नगर क्षेत्र को भी ले लिया, और इसमें जो है नगर निगम या फिर नगर पालिका, नगर पंचायत, उनके माध्यम से और साथ में बेसिक शिक्षा विभाग के समन्वय से दोनों लोग कर रहे हैं। अब जनपद का हर विद्यालय हमें कायाकल्प करना है, चाहे वो हमारा दूरस्थ विद्यालय हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे नगर क्षेत्र का हो। इन सुविधाओं से अब कोई भी विद्यालय वंचित नहीं रहेगा। हर विद्यालय में 14 पैरामीटर्स बच्चों को मिलेगा। हर विद्यालय में कोशिश है हम लोगों की कि लाइब्रेरी स्थापित हो, हर विद्यालय में स्मार्ट क्लास चले, स्मार्ट टीवी चाहे प्रोजेक्टर, किसी भी माध्यम से हम लोग इसकी विस्तृत कार्य योजना बना रहे हैं। और इसके साथ साथ बरेली जनपद की जो हम लोगों ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है, प्रदेश का प्रथम जनपद होगा जो प्रेरक जनपद भी बनेगा। जी, बहुत अच्छी बात है, और हमारी शुभकामनाएं आपको पहले से हैं कि आप निश्चित ही हमारा जो जनपद है वो प्रेरक जनपद बने, पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। जी जी। जो वर्तमान शैक्षिक सत्र की बात हम कर रहे हैं, जो वर्तमान व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, चाहे फिर कंप्यूटर हो या फिर डिजिटल लाइब्रेरी हो, इन सबको चलाने के लिए विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती है जी। और बिना विद्युत आपूर्ति के, बिना बिजली कनेक्शन के विद्यालयों में ये सब हो पाना संभव नहीं है। जी। क्या इस दिशा में भी कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं? क्या उस समय जबकि बच्चे स्कूल में होंगे बिजली वहाँ रहेगी? जी जी, मैं आपको बताऊं कि जब मैंने यहाँ कार्यभार ग्रहण किया था उस समय से हम लोग निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो 14 पैरामीटर्स हैं, उन 14 पैरामीटर्स में विद्युत मतलब संयोजन और उपकरण, यानी कि वायरिंग और जो उपकरण वहाँ लगने हैं वो, और विद्युत संयोजन, 2 पैरामीटर्स ये हैं जी। और मैं आपको बताऊं, पहले हमारे यहाँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्युत विभाग को हमारे यहाँ के 100% विद्यालयों के संयोजन का पैसा विद्युत विभाग को दे दिया है। अच्छा। और जब हम लोग यहाँ ज्वाइन किए थे उस समय हमारे पास लगभग 300 विद्यालय ऐसे थे जिनमें जो है 398 विद्यालय थे जिसमें विद्युत संयोजन नहीं था। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ, CDO साहब के यहाँ हम लोगों ने विद्युत विभाग से समन्वय स्थापित कर सभी विद्यालयों में लगभग जो है विद्युत संयोजन करा दिया है। मात्र अभी मेरी जो बात हुई थी एक्सियन विद्युत से, वो बता रहे थे कि 35 विद्यालय ऐसे आपके यहाँ से निकल के आए हैं जहाँ पे उनके खंभे नहीं हैं जी। इसलिए उन्होंने जो है एस्टिमेट भेजा है, वो भी बहुत जल्द हो जाएंगे जी। तो पूरे प्रदेश में जो हमारे 2485 विद्यालय हैं, मात्र उसमें 35 विद्यालय ऐसे हैं उन पे भी काम चल रहा है। जी। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ 100% हमारे विद्यालय विद्युत संयोजन और उसका लाभ बच्चे ले सकेंगे, रहेगा और लाभ लेंगे। जी, BSA साहब, बिजली की लाइन पहुंच जाना, वायरिंग हो जाना और बिजली के जो उपकरण हैं वो स्कूलों तक पहुंचना एक अलग बात है जी। लेकिन जिस समय शैक्षिक सत्र चल रहा हो, जब बच्चे विद्यालय में मौजूद हों, उस समय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना भी अत्यंत आवश्यक है। अगर आप वाकई में ये सब जो सुविधाएं दे रहे हैं इनका सही रूप देखना चाहते हो तो विद्युत आपूर्ति उस समय रहे विद्यालयों में जिस समय बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्यालय में मौजूद हैं। इसके लिए भी क्या कुछ विशेष योजना है सरकार की या आपके विभाग की? ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने देखा भी होगा कि अब ग्रामीण क्षेत्र में भी विद्युत आपूर्ति भी बराबर रहती है। जी। पहले क्या था कि जो है, पहले तो नहीं मुझे पता कि पहले कितना रहता था, लेकिन इस समय
हम लोग जब भी विद्यालय का निरीक्षण करते हैं तो वहाँ पे विद्युत आपूर्ति रहती है। और कोशिश ये है कि अगर अभी आपको मैं बताऊं कि एक कार्यक्रम हम लोग जो है कर रहे थे, जिसमें ये था कि बरेली जनपद को जो है स्मार्ट क्लास से जो है कुछ कार्यक्रम कराए जाएं जी। और उसमें कभी कोई ये नहीं दिक्कत आई कि यहाँ पे विद्युत आपूर्ति की कमी है। तो निश्चित रूप से विद्युत आपूर्ति हो रही है, तभी कोई दिक्कत नहीं हुई। हम लोगों ने बरेली का हुनर एक कार्यक्रम चलाया था, जिसमें आपको मैं बताऊं कि जब ये कोविड काल था उस समय, क्योंकि बच्चे घर पे रहते थे, उनको हम लोगों ने ये कहा कि इनकी गतिविधियों को, इनके जो कार्यक्रम हैं उनको हम लोग कैसे एक मंच दें। तो उसमें जिला स्तर पे जिला प्रशासन ने एक बैठक बुलाई और उसने बरेली का हुनर प्रतियोगिता कराई, जिसमें लगभग 18,000 से 19,000 बच्चे उसमें प्रतिभाग किए। बेसिक के भी थे, माध्यमिक के थे, लेकिन बेसिक के लगभग 15,000 बच्चे उसमें प्रतिभाग किए। और उन बच्चों को घर से, स्कूल से ही वो कार्यक्रम अपना अपलोड करना था 9 विधाओं में। और बच्चों का कार्यक्रम जो है, चाहे वो स्मार्ट क्लास के माध्यम से हो, या स्मार्ट टीवी के माध्यम से हो, या स्मार्ट कैमरे के माध्यम से, उन्होंने करके उसको भेजा जी। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपूर्ति बेहतर है और हम लोग बेहतर काम करेंगे जी। प्रयास यही है कि जो भी नई सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से अपने पूरे स्वरूप में चल पाए और बच्चों को जो उनका अधिकार है, जो सरकार देना चाहती है, जो उन तक पहुंचाना चाहती है, वो पहुंचे। एक तरफ शिक्षा सत्र है, किताबों की पढ़ाई है, अध्यापकों के लिए जो जिम्मेदारियां हैं उनका लोड है, दूसरी तरफ जो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था है, जो मिड डे मील की व्यवस्था है, वो भी इसके साथ ही चालू है जी। तो क्या बताना चाहेंगे इस सब के साथ मिड डे मील की जो व्यवस्था है वो किस तरह बनी रहेगी, किस तरह बच्चों को भोजन मिलेगा ताकि उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी उत्तम रहे? बच्चों को, जैसा कि अब स्कूल संचालित हो गया है, तो इसके पहले भी स्कूल जब संचालित नहीं था उस समय भी सरकार ने बच्चों को खाद्यान्न और जो कन्वर्जन कास्ट के पैसे हैं उनको एक खाते में भिजवाया गया। अच्छा। और आपको मैं बताऊं कि 76 दिन का एक बार और फिर जो है 49 दिन का एक बार पूरा पैसा बच्चों को खाते में गया, ताकि वो बेहतर गुणवत्ता युक्त स्वस्थ खाना खाएं। और साथ में मैं आपको बताऊं कि अब सरकार की ये वो है कि स्कूल अगर चल रहा है तो हर बच्चे को जो हमारा मेन्यू है उसके अनुसार जो है खाना मिले जी। उसके लिए हम बेहतर एक तैयारी किए हैं। हम लोगों ने स्कूल तक खाद्यान्न पहुंचा दिया, कन्वर्जन कास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, सब बच्चों को अच्छा खाना मिलेगा। समय समय पर बीएसए साहब, क्या ये भी देखा जाता है, शिकायत आती है तो इसमें किस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या करते हैं आप लोग, कैसे इस सबको मैनेज कर पाते हैं? नहीं, निश्चित रूप से मीनू तो जो है सरकार द्वारा ही डिसाइड होता है, पूरे प्रदेश का एक ही मीनू होता है जी। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग अगर कहीं पे भी कोई शिकायत होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य की बात होती है, बच्चों के भोजन की बात होती है, तो उसमें कोई कहीं पे जो है बिल्कुल लापरवाही नहीं की जाती है। जी जी जी। बच्चों के संपूर्ण विकास, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। सब पढ़ें और सब बढ़ें, इस लक्ष्य को लेकर निरंतर सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। वो चाहे फिर शिक्षा सत्र में बदलाव की बात हो या फिर जो शिक्षा का पैटर्न है उसमें बदलाव की बात हो, बस आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक अभिभावक भी सरकार की इस मंशा को समझे और अपने बच्चों को निकट के प्राथमिक विद्यालय में ज़रूर भेजे। तभी हमारी सरकार का जो एक सपना है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सपना है और जो प्रत्येक माता पिता का सपना होता है वो साकार हो पाएगा। बीएसए साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने नवीन शैक्षिक व्यवस्था और आगामी शिक्षा सत्र के विषय में जो जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।